हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्रीप शो सीजन 3 पार्ट 2। इसमें भी हम 3 टेल्स देखेंगे। तो अगर आपने पिछला पार्ट, पिछले सीजन्स या मूवीज नहीं देखी तो वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, चेक कर लेना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फोरटेल का नाम है फेमिलियर। ये कहानी है हाल ही में वकील बने एक आदमी जैक की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फोन के साथ बार में एंजॉय करके घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक फॉर्च्यून टेलर की शॉप दिख गई और फोन के कहने पर उसे अंदर जाना पड़ा। वो जगह काफी क्रीपी थी। अंदर उन्हें मिलता है बून, जो कि एक ही झटके में फोन की हथेली देखकर उसकी सारी डिटेल्स बताने लगा, जिससे वो पूरी तरह हैरान थी। इसी बीच फोन से छिपाते हुए बून जैक को एक नोट देता है, जिसमें लिखा था कि कोई बुरी चीज तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ आ गई। इस बात से परेशान होकर उसकी फीस भर के वो दोनों जल्दी से घर पहुंच गए और तभी दरवाजा खुद ही खुलने लगा, लेकिन वो बस जैक का डॉग रूडल्फ था। वो जैक पर भौंक रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं इन दोनों को साथ देखना। हर रात में टीवी देखते हुए फोन सो गई थी और यहाँ ये देख रहे हैं क्रीप शो टीवी सीरीज का सबसे पहला एपिसोड ग्रे मैटर। और तभी अचानक जैक की नजर पड़ती है एक मॉन्स्टर पर, जिसे देखकर वो घबरा गया, लेकिन लाइट ऑन करने पर वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन ऑफिस में भी जैक की हालत खराब थी, क्योंकि किसी ने पलक झपकते ही उसका पूरा ऑफिस ही उथल पुथल कर दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि कारपेट पर अजीब से पैरों के निशान भी थे। वो फोन को मैसेज करके इस बारे में बता देता है, लेकिन उसे ये मजाक लग रहा था। बाथरूम में भी वो चीज जैक पर हमला करने वाली थी, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे कोई भी नहीं दिखा, क्योंकि मॉन्स्टर तो उसके पीछे था। इससे हम समझ पाते हैं कि वो मॉन्स्टर इसके साथ चिपक गया है। शाम को बून का दिया नोट फोन को दिखाकर जैक ने अपनी हालत बयान कर दी, और फोन को तो ये बात कूल लग रही थी। वो दोबारा उसे बून के पास चलने को कहती है, लेकिन वो तैयार नहीं होता। तभी अचानक फोन डरने लगी, मानो जैक के पीछे कोई खड़ा हो, लेकिन ये बस एक भद्दा मजाक था। उसने जैक को अपना बनाया हुआ एक लैम्प स्टैचू गिफ्ट कर दिया, ताकि ये अकेला फील ना करे, और वैसे भी अब ये इसे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसी रात काम ज्यादा होने की वजह से उसे स्टूडियो में ही रुकना पड़ा। जैक अकेला ही घर जा रहा था और अचानक वो रुक गया बून की शॉप के सामने। उसकी किस्मत में यही था, इसलिए वो अंदर पहुंच गया, लेकिन अंदर उसे बून नहीं मिलता। उसे मिलती है एक किताब जिसमें बताया गया था फेमिलियर के बारे में, और इत्तेफाक से ये वही मॉन्स्टर है जो इसे दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा था कि फेमिलियर एक ऐसा क्रिएचर है जो अपने इंसानी होस्ट के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, स्नेक, चीट, यहाँ तक कि किल भी। कई बार वो इंसान के किसी करीबी को मारकर उसकी बॉडी पर ही कब्जा कर लेता है उस इंसान के साथ रहने के लिए। अब तो हमारा सीधा सीधा शक जा रहा है फोन पर, क्योंकि कुत्ता भौंकता है जब वो इससे चिपकती है, और इसी रीजन से वो फेमिलियर इसका डॉग भी हो सकता है। क्या पता कब से वो इसके साथ है। अभी ये अवेयर हुआ है इसलिए वो इसे देखने लगा, या फिर शायद अभी वो न्यू है। जैक पूरी चिंता में डूबा हुआ था, तभी बून उसके सामने आ गया। वो उसे बताता है कि फेमिलियर से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें उसे एक बॉक्स में कैद करके दूर नदी में फेंकना होगा, और बॉक्स तो ये काफी सस्ते में इसे दे देगा। खैर वो उसे अपनी बहन का बनाया हुआ एक पवित्र लॉकेट देता है, जो कि उस फेमिलियर के लिए बेट का काम करेगा, क्योंकि इसे सच्चे मन से बनाया गया, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसमें नहीं है। अब आमतौर पर जैक इस जाल में नहीं फंसता, लेकिन टाइम ऐसा है कि उसे फंसना पड़ा। घर आकर उसने ट्रैप सेट कर दिया और कुछ ही देर में कोई उसमें फंस भी गया। वो जल्दी से बॉक्स उठाता है, लेकिन बॉक्स उठाने पर उसके अंदर था फेमिलियर, जो कि इसका बेवकूफ बनाकर काफी आसानी से फिर से फ्री हो गया। खैर अब यह अटेम्प्ट तो फेल रहा, उसे दोबारा फंसाने के लिए इसे एक नया बेट चाहिए होगा। अगले दिन वो फोन के स्टूडियो पहुंच गया, लेकिन वो उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही फोन को जाना पड़ा। तभी उसे याद आता है वो लैम्प जो फोन ने उसे दिया था, वो भी तो सच्चे मन से बना है, इसलिए वो भी बेट के तौर पर यूज हो जाएगा। घर आकर उसने फिर एक बार ट्रैप सेट कर दिया, साथ ही रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी, ताकि इस बार कोई कंफ्यूजन ना हो। वो खुद भी सामने ही बैठा था और ऐसे इंतजार करते हुए उसकी आंख लग गई थी। तभी कोई ट्रैप में फंस गया, और इस बार वो थी फोन, या फिर शायद फेमिलियर दोबारा इसका पागल बना रहा है। कंफर्मेशन के लिए वो रिकॉर्डिंग चेक करता है, लेकिन उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था। तब वो फोन के पास कॉल करता है, लेकिन वो आंसर नहीं करती। अब भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस बार वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। फोन रो रो कर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि अब वो श्योर है कि ये फोन नहीं बल्कि फेमिलियर है। बून को इन्फॉर्म करके वो उस बॉक्स को लेक में फेंक आया, और वापसी में वो कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि अब ये अपनी लाइफ शांति से जी पाएगा बून के अकॉर्डिंग। वो जल्दी से स्टूडियो पहुंचता है जहाँ फोन मौजूद थी, लेकिन डेड। वो लैम्प भी वहीं पर था और साथ में फेमिलियर भी।
तो जैसा कि बुक में लिखा था, अपने होस्ट के साथ रहने के लिए फेमिलियर कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि किल भी। वो उसके किसी खास को मारकर उसकी बॉडी पे कब्जा भी कर सकता है, हमेशा साथ रहने के लिए, और यही इसने किया भी। उसने बड़ी चालाकी से जैक के हाथों फोन को मरवा दिया, और अब फोन तो नहीं रही, लेकिन अब ये फोन की बॉडी में रहेगा और पूरी जिंदगी जैक को इसी के साथ रहना होगा, ये जानते हुए कि बॉडी के अंदर फोन नहीं है। फोन तो दुनिया से चली गई, लेकिन ये बात सिर्फ जैक जानता है। पूरी दुनिया के लिए वो भी जिंदा ही रहेगी और रहेगी इसी के साथ। ये भी पूरी जिंदगी पछताएगा फोन को मारने के लिए, और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो थ्योरी यह है कि शायद वो फेमिलियर और कोई नहीं बल्कि बोन था। उसने देखते ही जैक को पसंद कर लिया था, और तभी उसने ये सारा खेल रचा। जैसा उसने कहा वैसा इसने किया, और कुछ इस तरह उसने फोन को इससे दूर करके खुद फोन की जगह ले ली, और अब ये बन गया जैक का खास। फिफ्थ टेल का नाम है द लास्ट सुबुराया। ये कहानी है बॉबी की, जिसे अभी अभी पता चला है कि एकलौता जिंदा रिलेटिव है प्राचीन महान जापानीज आर्टिस्ट इशिदो सुबुराया का, जिसने कई सारी मास्टर पेंटिंग्स बनाई थी जिनके लिए आज की दुनिया पागल है। वैसे तो उसकी सारी पेंटिंग्स ही काफी कीमती है, लेकिन डॉक्टर साटो को माउंट फूजी से उसकी एक ऐसी पेंटिंग मिली है जिसे सुबुराया के अलावा किसी ने नहीं देखा। दुनिया बेताब है इसके दर्शन करने के लिए, लेकिन उस पर सुबुराया ने लिखा है कि मेरी 100वीं डेथ एनिवर्सरी पर यह पेंटिंग मेरे रिलेटिव को मिले जो भी जिंदा हो, और वो है बॉबी। ये सुनकर बॉबी हैरान था, साथ ही कंफ्यूज भी, क्योंकि आर्ट में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट उसका बना देता है लॉयर, जब वो बताता है कि पेंटिंग को बेचने पर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और ग्राहक भी वहीं पर मौजूद है। डॉक्टर साटो पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार थी अपने म्यूजियम के लिए, लेकिन तभी एक वेड नाम का बिलियनियर अपनी आर्टिस्ट गर्लफ्रेंड जीजा के साथ वहां पहुंच गया, और उसने सीधा ही $20 मिलियन ऑफर कर दिए, जो कि इसे कोई भी नहीं देगा। बॉबी थोड़ा सोच रहा था, तभी उसने प्राइस घटाकर 10 मिलियन कर दिया, इसलिए बॉबी ने जल्दी से हाँ कर दी। अब बॉबी खुद भी इस पेंटिंग को नहीं देख सकता, क्योंकि ये भी डील का पार्ट है, और इससे बॉबी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि सुबुराया की इच्छा थी। खैर शाम को सभी वेड के घर पर इकट्ठा हो गए उस मास्टरपीस को देखने के लिए, लेकिन वेड ने किसी को पास भी आने नहीं दिया। वो खुद ही उसे देखकर सबको बता रहा था, और देखने के बाद उसने पेंटिंग में आग लगा दी। कुछ इस तरह एक अनमोल आर्ट वर्क राख हो गया, और अब उससे भी ज्यादा अनमोल हो चुका है वेड, क्योंकि धरती पर इकलौता वही है जो सुबुराया की लास्ट पेंटिंग को देख पाया। यही सेटिस्फैक्शन इसे चाहिए थी, जो कि पैसे ने इसे दिला दी। लेकिन ये देखकर लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि उनके सालों का वेट बर्बाद हो गया, और इससे वेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ही दुखी होंगे उतना उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और उतना ही ज्यादा वो खुश होगा। बेसिकली वो खुद ही सुबुराया के बनाए मॉन्स्टर्स के बराबर है। लोगों को तड़पते देखना इसका ऑब्सेशन है, उसके लिए कुछ भी कर देगा, चाहे कितना ही पैसा फूकना पड़े। उन सब के जाने के बाद वो जीजा को बताता है कि सालों पहले एक फादर को अपनी बेटी के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पैसों की जरूरत थी, और उसकी तड़प इसे अलग ही नशा दे रही थी। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसने कीमती गमला उससे $1 लाख में खरीदा, जो कि बाद में इसने बेचा $13 लाख में, और तब से लोगों को परेशान करना और तड़पते देखना इसका मनोरंजन बन गया। $1 लाख में उसकी बेटी की जान बची या नहीं ये इसे नहीं पता। अब जैसा उसने पेंटिंग को बताया था, उसके मुताबिक जीसा उस मॉन्स्टर को दोबारा बना रही थी, जो कि काफी हद तक तैयार भी हो गया। रात में वे ड्रिंक कर रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि पेंटिंग में मॉन्स्टर हिल रहा था, और ये देखकर उसके होश उड़ गए। जीजा के कहने पर वो सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मॉन्स्टर वहां भी पहुंच गया, और अगले ही पल वो वहां नहीं था। अचानक मिरर से भी कई हाथ बाहर आने लगे, साथ ही बेड पर बैठी गीसा भी मॉन्स्टर में बदल गई, जिससे वो और भी ज्यादा डर गया। वो जल्दी से कोई हथियार ढूंढ रहा था, तब जीसा कहती है कि ये तुम्हारी गिल्ट है उस पेंटिंग को जलाने की। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, इसलिए जीसा चली गई, और उसके जाते ही मॉन्स्टर वहां पहुंच गया। ये कोई गिल्ट नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर है जिसकी पेंटिंग इसने जलाई, यानी कि लास्ट सुबुराया। वेड उससे बचते हुए वार्डरोब में छुप गया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे ढूंढ लिया। अचानक उसकी आंख खुलती है लॉर के ऑफिस में, और वेड को लग रहा था कि उसी ने पेंटिंग के साथ कुछ किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिक्योरिटी बुलाने चला गया, और इसी बीच मॉन्स्टर ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन बदले में वेड ने उसे घायल कर दिया, यानी कि उसे मारा जा सकता है। वो लॉयर को काफी समझाता है, लेकिन गार्ड्स ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ये किस्सा खत्म करने के लिए वेड एक तलवार लेकर घर पहुंच गया, जहाँ मॉन्स्टर भी रेडी था। वेड उसे शूट कर देता है, लेकिन इससे कुछ बात नहीं बनती। मॉन्स्टर उस पर भारी था, लेकिन बड़ी चालाकी से वेड ने एक भाला उसके पेट में घुसा दिया, जिससे उसका काम हो गया। वो मॉन्स्टर था खुद सुबुराया, जो कि अपनी हेट की वजह से सालों से श्राप में फंसा था, जिससे आज फाइनली उसे मुक्ति मिल गई, लेकिन अब श्राप ट्रांसफर हो जाएगा वेड पर। सुबुराया के गायब होते ही वेड उस मॉन्स्टर में बदलने लगा, इसलिए इससे बचने के लिए उसने खुद की जान ले ली। ये खबर आग की तरह फैल गई, और हम देखते हैं कि वहां लगी पेंटिंग बदल गई थी लास्ट सुबुराया में, यानी कि वेड के मरने से उसका श्राप एंड नहीं हुआ, अब वो इस पेंटिंग में कैद है। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। 6th टेल का नाम है ओके आई विल बाइट। ये कहानी है कैदी एल्मर की, जिसे स्पाइडर से काफी प्यार है। उसने जेल में भी कई मकड़ियां पाली हैं, और एक से तो वो बात भी कर रहा था, लेकिन तभी एक ऑफिसर उसे लेने वहां आ गया।
ये एक फार्मासिस्ट है, इसकी माँ कैंसर की शिकार थी, इसलिए उन्हें मारकर इसने अपनी माँ की सफरिंग एंड की थी, लेकिन कानून की नजरों में भावनाएं नहीं चलती। कोर्ट में इसका बिहेवियर काफी अच्छा रहा, इसलिए इसे टाइम से पहले रिहाई मिल जाती, लेकिन रिसेंटली इसने एक फ्रैंक नाम के आदमी को गलत दवाइयां देकर मारने की कोशिश की, इसलिए इसकी रिहाई कैंसिल हो गई। उसके मुताबिक उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उनके पास ऑफिसर डिल की गवाही मौजूद है, इसलिए फिलहाल इसे यहीं पर रहना होगा। ऑफिसर डिल उसे वापस लॉकअप छोड़ आया, जिसे फ्रैंक ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया, लेकिन फालतू पेट्स के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। ये डिल का चेला है, उसने झूठी गवाही देकर हर बार की तरह एल्मर की रिहाई रुकवा दी, क्योंकि एल्मर काम करता है जेल के डिस्पेंसरी में, जहाँ से मटेरियल चुराकर ये डिल को ओपियम बनाकर देता है। इसी के जरिए डिल इस जेल में ड्रग रिंग चला रहा है, और अगर ये चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब डिल इसे कभी जाने नहीं देगा। वो उसे धमका रहा था, लेकिन एल्मर कहता है कि सप्लाईज आने और ओपियम बनने में 1 हफ्ता जाएगा, लेकिन अगर तब भी नहीं हुआ तो हमेशा की तरह फ्रैंक इसका रेप करेगा, यानी इसे फिजिकली और मेंटली दोनों टॉर्चर किया जा रहा है। उनके जाते ही वो अपने स्पाइडर्स को संभाल रहा था, तभी एक ऑफिसर विलिस अंदर आ गया, और ये डिल जैसा नहीं है। स्पाइडर्स को देखकर वो थोड़ा डर रहा था, तब एल्मर कहता है कि स्पाइडर्स बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाते। एल्मर को स्पाइडर्स के बारे में काफी कुछ पता है, क्योंकि बचपन में अकेला होने की वजह से इसने स्पाइडर्स को ही दोस्त बना लिया था। स्पाइडर्स के नाम भी उसने काफी मिथिकल रखे हुए हैं, क्योंकि उसके मुताबिक एंशिएंट इजिप्ट के लोग स्पाइडर्स की पूजा करते थे। उनके मुताबिक इनके पास अमर होने का सीक्रेट है। विलिस उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा था, लेकिन एल्मर कुछ भी नहीं बताता, इसलिए विलिस एक मेल उसे देकर चला गया, जो कि उसी के लिए आया था। वो मेल किसी ने इसके काम से इंप्रेस होकर भेजा था, और काम यानी कि स्पाइडर्स की सेवा। उसमें एक प्राचीन टेक्स्ट था जिसकी इसे सालों से तलाश थी। स्पाइडर्स को भूख लग रही थी, इसलिए वो सबको खाना दे रहा था, और एक बड़ा सा बग उसने दीवार के पीछे रह रही मकड़ी को दे दिया, जिसके खाने के स्टाइल से वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं लग रही, और हम इतना तो समझ गए कि वो काफी ज्यादा बड़ी है। उस प्राचीन टेक्स्ट को डिकोड करने के बाद आज फाइनली एल्मर को उस मकड़ी के बारे में पता चल गया। वो कोई इजिप्शियन गॉडेस है जो कि इसे दे सकती है इटर्नल लाइफ। खैर नींद में एल्मर को वो टाइम याद आ रहा था जब इसने अपनी मॉम की सफरिंग एंड की थी, लेकिन तभी फ्रैंक अपने सऊदी के साथ वहां पहुंच गया। वो काफी गुस्से में था, क्योंकि सप्लाईज तो कब की आ गई, यानी कि एल्मर ने उनसे झूठ बोला। उसने एल्मर की एक उंगली तोड़ दी, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब फ्रैंक ने उसकी एक मकड़ी को कुचलकर मार डाला। वो बाकियों को भी मार देता, लेकिन उससे पहले एक मकड़ी ने उसकी आंख में काट लिया। इस अफरा तफरी में सभी मकड़ियां फ्री होकर गॉडेस के पास चली गई, क्योंकि उसके रहते इन्हें कुछ भी नहीं होगा। फ्रैंक की चीख सुनकर डिल वहां पहुंच गया, साथ ही विलिस भी। उसकी आंख की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो उसे ले गए, और यहाँ सभी कैदी डिल को चिढ़ा रहे थे। अपने दोस्त की जान जाने से एल्मर काफी गुस्सा हो चुका था, अब ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। विलिस उसे बैंडेज कराने ले गया, और हम देख पाते हैं सुन पाते हैं कि सभी मकड़ियां काफी आवाजें कर रही थी, मानो वो शिकायत कर रही हूँ गॉडेस से। खैर अब बात काफी बढ़ गई, इसलिए कल पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा ताकि सारे स्पाइडर्स मर जाएं। उस दौरान एल्मर को ब्लॉक ए में रहना होगा, जो कि पहले से ही फुल है, लेकिन जेलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिल ने उसे ऑर्डर दे दिए कि रात भर में सारा जरूरी सामान उठा लेना, लेकिन उसके फ्रेंड से जरूरी और कुछ नहीं। वो उन सबसे कहता है कि कल ये तुम्हें मार देंगे, हमें जल्दी काम खत्म करना होगा, काम यानी कि इटर्नल लाइफ। एल्मर ने देर रात एक रिचुअल की तैयारी करके उस मंत्र के जरिए गॉडेस को बाहर बुला लिया, और वो बाहर आकर एल्मर को काट लेती है। रात में डिल उसे सबक सिखाने वहां पहुंच गया, लेकिन उसके कपड़ों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे मिल गई इटर्नल लाइफ। तभी अचानक मकड़ी के जालों ने उसे जकड़ लिया, और हम देख पाते हैं कि एल्मर भी गॉडेस में समा चुका। उसने डिल को मार दिया, और उसकी चीख पूरी जेल में गूंज पड़ी। अगली सुबह विलिस के वहां आने पर सभी कैदी पागल हुए पड़े थे, क्योंकि डिल की लाश वहां जालों में लटकी हुई थी, और एल्मर तो गायब था ही। विलिस समझ गया कि एल्मर की बात सच थी, और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो अब बात करते हैं मोरल्स के बारे में। फोर्टेल में यही दिखाया गया कि आपकी हैप्पी फैमिली में आग लगाने के लिए कई लोग कई एफर्ट करेंगे, क्या पता आपके खास भी बन जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अपना कौन है। फिफ्थ में दिखाया गया कि एंगर, हेट और क्रूरल्टी कोई खूबी नहीं है, इसे क्वालिटी समझने वाले इसी में फंसकर रह जाते हैं। सिक्स्थ में दिखाया गया कि जानवरों में भी दिल होता है और साथ में दिमाग भी, भले ही कितना ही डेडली एनिमल क्यों ना हो, बिना बात के कुछ भी नहीं कहता, और जानवर तो एक ही खराब है, वो आपको पता ही है कि कौन है। तो ये थे कुछ मोरल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक कर देना, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट टेल कौन सी रही। इस बार आपको कोई एक ही टेल बतानी है, और मेरी तो होगी 4th वाली, आप भी अपनी जरूर बताना। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपकी फेमिलियर बन जाए, हमारे तो बन नहीं रही। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।